Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to start with our chapter 6, 10th standard का chapter 6, bio का chapter 1, life process. So we will go chapter wise, each and every chapters. Bio के chapters पहले लेंगे हम लोग, okay? And from here I will explain from this book, and in between I will show you some slides where the explanation or definitions are given. I will show you some images in between, okay? Now we will start here ki how do we tell the difference between what is alive and what is not alive. If we see a dog running or a cow chewing a cud or a man shouting loudly on a street, we know these are living things. What if the dog or the cow or the man are asleep? We would still think that they are alive, but how do we know that? We see them breathing, we know that they are alive. What about the plants? How do we know they are alive? अब ये actually this paragraph में this is a introduction paragraph. In this paragraph what is given, ये paragraph में दिया है कि हमको ये पता है कि जब लोग चल रहे हैं, काऊ चल रहा है, काऊ खाना खा रहा है, मतलब च्यूई कर रहा है, डॉग भाग रहा है, रन कर रहा है, हम शाउट कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो हम लोग अलाइव है. ठीक है, वी नो. बट जब हम सो रहे होते हैं, हम रेस्ट मोड पे होते हैं, तब भी हम अलाइव होते हैं. ठीक है, जब काऊ हो गया, डॉग हो गया, ये सो रहे होते हैं रात में, इसका मतलब ये नहीं कि दे आर नॉट अलाइव, दे आर स्टिल अलाइव. दिस सम एंड हाउ वी कम टू नो, हमको पता कैसे चलता है कि वो अलाइव है. ऑब्वियसली विद द रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, हमारा हार्ट बीट चल रहा है, ब्रीथ कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा उस मूवमेंट से पता चलता है कि दे आर अलाइव. बट प्लांट्स का क्या, वी कांट सी एनीथिंग ना. प्लांट्स ब्रीथ नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तो उनका कैसे पता चलता है कि दे आर अलाइव? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? वी सी दैम ग्रीन. द बेस्ट एग्जाम्पल ही जब हम लोग हरा भरा प्लांट देखते हैं, एकदम ग्रीन ग्रीन सा प्लांट देखते हैं, तो वी नो दैट, वो उससे हमको पता चल जाता है कि प्लांट जिंदा है. ठीक है, और जैसे ही हम किसी सूखे झाड़ को देखते हैं या पीला पत्ता देखते हैं, गिरता हुआ झाड़ देखते हैं एकदम सूखा, तो हमको ये पता चलता है कि वो प्लांट आइदर मर गया है, आइदर वो डेड है, या फिर इट इज़ इन द प्रोसेस टू डेड. ठीक है, सो दे ग्रो ओवर, उनकी हाइट बढ़ती है, फ्लावर बियर करते हैं. फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होंगे तो फ्लावर बियर करेंगे, फ्रूट वाले प्लांट होंगे, ट्री होंगे तो फ्रूट प्लांट और बेयर करेंगे. उनका ग्रोथ, हाइट बढ़ती है. तो इन सब चीज़ों से हमको पता चलता है कि जो प्लांट है, इवन दे आर अलाइव. इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट. प्लांट में यही मूवमेंट होता है. प्लांट में कैसा मूवमेंट होता है? ग्रोथ. उनका जो ग्रोथ का मूवमेंट होता है, ग्रोथ जो होता है उनमें, वही मूवमेंट कहा जाता है. फिर और क्या बोल सकते हैं हम लोग कि वो जो फ्रूट्स, जो कलियों से, बर्ड से फ्लावर बनते हैं, छोटे पत्तों से बड़े पत्ते बनते हैं. फिर फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स की साइज़ बढ़ती है. दिस आर व्हाट द मूवमेंट इन द प्लांट्स. वो चल फिर नहीं सकते, बट दिस इज द मूवमेंट इन द प्लांट्स. Now, but a plant that is not visibly growing still alive, and some animal can breathe without visible movement. अब some animals can उनका ये बता रहे हैं कि animals, कुछ animals ऐसे होते हैं कि वो can breathe, वो breathe भी कर सकते हैं without visible. हम लोग उनको अपने naked eyes से नहीं देख सकते हैं, या उनका breathing movement हम लोग हमारी आँखों से नहीं देख सकते. So using visible movement has a defining characteristic of life is not enough. हम लोग सिर्फ इसी से define नहीं कर सकते हैं कि मूवमेंट है तो अलाइव है. ठीक है, सो सिर्फ दिस मच इज़ नॉट इनफ. वी वांट समथिंग मोर, कि वो जो पर्सन है या प्लांट है उसका अलाइव रहना या उसका अलाइव दिखना, हमको बहुत सारी चीज़ें चाहिए. सिर्फ मूवमेंट इज़ नॉट इनफ. सो मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई. मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, हमारे मॉलिक्यूल्स हो गए, हमारे सेल्स हो गए, वो भी. फॉर एग्जाम्पल, इज़ दिस विजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर द लाइफ. हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें मूवमेंट्स होता है, बट हमारे लिए वो इनविजिबल है. ठीक है, बट दे आर नेसेसरी फॉर अवर लाइफ. इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू द प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, दे विल से इन फैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन देम अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल. कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं दिखाते. कुछ वायरस, इसमें ऐसा बताया है कि कुछ वायरस जो हैं वो ऐसे हैं, वायरस ऐसे हैं जो कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं दिखाते हैं. क्या नहीं दिखाते हैं? मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं दिखाते हैं.
जब तक कि वो किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं कर दे या किसी बॉडी में एक्टिव नहीं हो जाए, तब तक वो नहीं दिखाते हैं. ओके. That is partially, and it is partially why it is, and that is partially why. अरे कहाँ गया? पार्शली वाई देयर इज़ अ कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट. ये कॉन्ट्रोवर्सी वगैरह चल रही. वी डोंट हैव टू सी मच इन दैट कि वायरसेस जो हैं वो अलाइव हैं कि नहीं है, बट वो मोस्टली एक्टिव कब होते हैं, जब वो किसी बॉडी को इन्फेक्ट होते हैं उसके बाद. जैसे वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द कोरोना वायरस. वो जब किसी बॉडी में जाते हैं तो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं. नॉर्मली वो एक्टिव नहीं होते, बट जैसे ही किसी की बॉडी में जाते हैं उनके सेल को रिएक्ट करते हैं, उनकी सेल पे असर करते हैं, तो वो बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं. वाई आर द मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर द लाइफ. हमारी लाइफ के लिए मॉलिकुलर मूवमेंट क्यों ज़रूरी है? वी हैव सीन इन द अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर. हमने 9th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में सेल का डायग्राम देखा है. प्लांट सेल, एनिमल सेल हमने बहुत अच्छे से देखा है. इसके कंपोनेंट्स देखे हैं, टिश्यूज़ देखे हैं. तो जो सेल्स होते हैं वो स्मॉलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं. दे कैन हैव टिश्यूज़ हैव सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन दैम. वी नो इट वेरी वेल कि सेल्स होते हैं. सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है. येस और नो? हमने ये 9th स्टैंडर्ड में बहुत क्लियरली देखा है कि सेल से फॉर्म होता है टिश्यू से ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं. राइट. Now this organized ordered nature of living structure is very likely to keep the breaking down over time. If order breaks down, the organism will no longer be alive. So living creature must keep preparing and maintaining their structure, since all the structures are made up of molecules and they must move molecules around all the time. What are the maintenance process in the living organism? Let us explore. आगे जो लाइफ प्रोसेस है, न्यूट्रिशन है, दिस वी विल सी इन द डिटेल. इसमें सिर्फ इतना समझना है, दिस शॉर्ट पैराग्राफ में दिस जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें हमको सिर्फ इतना जानना है कि कोई चीज़ वो अलाइव है, वो कैसे अलाइव है, वो हमको कैसे पता चल रहा है. हर एक चीज़ का एक प्रोसेस है. वो सेल से हमने टिश्यू फॉर्म किया, टिश्यू से ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सारी चीज़ है. सो लिविंग स्ट्रक्चर्स में ब्रेकडाउन होते रहता है हर एक चीज़ का. इफ ऑर्डर ब्रेकडाउन सो ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव. जैसे कि सेल से टिश्यू, ये सारी चीज़ों का एक लाइन फॉर्म हुआ है, एक बराबर से एक प्रॉपर वे है. अगर उसको ब्रेक डाउन कर दिया हमने तो वो अलाइव नहीं रहेगा. सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर. हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको रिपेयरिंग और मेंटेनिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है. जैसे हम कहीं पे गिर जाते हैं, हमको चोट लग जाता है, तो तुरंत रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है. ऐसा नहीं कि कोई घाव लग गया तो वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा. नो, वी नीड दैट. इट शुड बी कवर अप. मतलब वो वापस ठीक होना बहुत ज़रूरी है. Since all the structures are made up of molecule, they must move the molecule all around. हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, सब मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है. बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट सारी मेंटेनिंग, रिपेयरिंग, जितना भी काम हो रहा है ये इनके मूवमेंट के कारण ही हो रहा है. ओके, सो थैंक यू. So our next topic is what are life process. The maintenance function of living organism must go on even when they are doing nothing. It means right now we have done in the first paragraph, in the introduction paragraph, we have seen very clearly कि इवन इफ़ वी आर डूइंग नथिंग, अगर हम लोग अभी भी बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सो रहे हैं, बैठे हैं, सनसेट देख रहे हैं, सनराइज़ देख रहे हैं, पंछी उड़ रही है उसको देख रहे हैं, या फिर कुछ भी बस बैठे हैं, वी आर डूइंग नथिंग, इट डजेंट मीन कि हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं वो नहीं चल रहे हैं. ओके, इवन व्हेन वी आर सिटिंग इन अ क्लास, इवन इफ़ वी आर जस्ट asleep, the maintenance job has to go. What is maintenance job? इट मीन्स इवन इफ़ वी आर डूइंग नथिंग, हमारे बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हैं वो गो ऑन है, वो कंटिन्यूसली चल रहे हैं.
द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर द लाइफ प्रोसेस, और इसी को बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। जो हमारी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस कंटिन्यूसली फंक्शंस कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अलग टाइप के फंक्शंस है, लाइक रेस्पिरेशंस हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सारे फंक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में। अगर हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, स्टिल द डाइजेशन इज गोइंग ऑन, हम लेटे हुए हैं, रेस्पिरेशन चालू है, ये मेंटेनेंस वर्क चालू है, कंटिन्यूसली गो ऑन है। सो दिस मेंटेनेंस जॉब्स आर कॉल्ड एज अ लाइफ प्रोसेस। दिस मेंटेनेंस, so here we will see a small definition of a life process. ठीक है, what is life process? All living organisms perform number of activities for maintenance of their lives, such as a digestion, respiration, circulation, reproduction, etc. Such activity of life is called as a life process. The basic function performed by living beings to sustain themselves are called as a life process. ये सिंपल सा डेफिनेशन है जो आप लोगों को लर्न कर लेना चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए मोस्टली आ जाता है ये। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द लिविंग बीइंग एनी लिविंग बीइंग, जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है, क्यों परफॉर्म करता है, जिंदा रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए देमसेल्फ, दैट इज़ नोन एज अ लाइफ प्रोसेस। तो आई गेस दिस मच इज़ क्लियर टू एवरीवन. These are the different functions or process comes under the life process, like nutrition हो गया, respiration हो गया, transportation हो गया, excretion हो गया, control हो गया, growth, reproduction, movement. This everything comes under a life process. हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस, वेस्ट मटेरियल निकालना होता है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, रेस्पिरेशन जो हम सांस लेते हैं, ग्रोथ हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, सेल का मूवमेंट हो गया, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो गया, हमारा मूवमेंट हो गया, न्यूट्रिशन जो हम खाना खा रहे हैं. सो दिस एवरीथिंग, ऑल फंक्शंस कम्स अंडर अ लाइफ प्रोसेस. आप लोगों को डेफिनेशन से इतना तो आइडिया लग गया होगा कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है. नाउ सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट द डैमेज एंड द ब्रेक डाउन, एनर्जी इज़ नीडेड फॉर दैम. अब हमको मेंटेनेंस की ज़रूरत तो चाहिए ही ना, डैमेज से बचने के लिए, हमको जो बॉडी में डैमेज होती है उससे बचने के लिए, फिर ब्रेक डाउन से. तो इन सबों के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, इन सब के लिए एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि है एनर्जी. अब एनर्जी कहाँ से मिलेगी, हमको कहाँ से मिलेगी एनर्जी, आजू बाजू से नहीं मिलेगी. दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. आउटसाइड मीन्स आस पड़ोस से नहीं, आउटसाइड मीन्स एनीथिंग व्हाट वी ईट, फूड, we can say food. So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of an organism which we call as a food. outside से लेनी है ये energy, it means food से transfer होगा वो energy में. so a process we commonly called as a nutrition, और इसी process को हम लोग क्या बोलते हैं, nutrition बोलते हैं. किसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, हम लोग जो फूड हम खाते हैं उसको बोला जाता है. Small definition of nutrition: the process by which an organism take food and utilizes it is called as a nutrition. the process, वो process जिससे हम organisms मतलब animals हो गया, any living beings, ठीक है, which organisms takes food and utilizes it, उसको use करता है energy में convert करने के लिए, transfer करने के लिए. so this is known as a nutrition. If the body size of an organism is to grow, additional raw material will also be needed from the outside. Since the life on the earth depends on a carbon-based molecule, most of these food sources are also carbon-based. Depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can then use a different kind of nutrition process. अब ये nutrition ऐसा है कि हम लोग एक बात है कि एक चीज़ों से तो हमारा न्यूट्रिशन पोर्शन जो है वो पूरा नहीं होता है, ठीक है. हमको प्रोटीन भी चाहिए, हमको फैट्स भी चाहिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए होता है, हमको कार्बन बेस्ड फूड चाहिए होता है. The outside source of energy could be quite varied, since the environment is not under the control of
individual organism. This source of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for various molecular movements needed for maintaining the living structures. अब what is there in this sentence कि जो environment होता है वो organism के control में बिल्कुल नहीं होता. हम जो energy लेते हैं या food लेते हैं and food के माध्यम से हम जो energy लेते हैं वो different है, वो varied है, अलग अलग है. हम different types के food खाते हैं तो different types के proteins मिल रहे हैं, vitamins मिल रहे हैं, carbohydrates मिल रहे हैं, ठीक है. They are varied और अलग organisms को अलग चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है. Then this source of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy. हम जो फूड खा रहे हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में नहीं चला जाता, डायरेक्टली हमारे ब्रेन में नहीं चला जाता या हाथ में नहीं चला जाता. तो इनको क्या किया जाता है, इनको ब्रेक डाउन किया जाता है, ब्रेक डाउन करके एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. So first these foods are converted break down in the energy form. फिर ये energy utilized जो होती है different molecules, ये जो molecules होते हैं various molecular movement होते हैं, ये सारी क्या करते हैं, ये energy हमारी लेते हैं. तो किससे किस में convert हो रहा है, जो हमारा food है वो energy में convert हो रहा है. कैसे convert हो रहा है, break down हो रहा है. कैसे break down हो रहा है, इसी को बोला जाता है chemical reaction. ये हमारी body के अंदर होता है, ठीक है. So must be finally converted to a uniform source of energy that can be used by the various molecular movement needed for maintaining the living structure as well as the kind of molecules the body needs to grow. हमारी growth के लिए, हमारी cells के लिए, हमारे molecular movement के लिए, हर एक चीज़ के लिए energy चाहिए. energy कहाँ से मिलेगा, food से मिलेगा. different types of foods we are eating, अलग अलग टाइप के foods खा रहे हैं हम लोग. किसी में प्रोटीन ज़्यादा है, किसी में विटामिन ज़्यादा है, किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, किसी में आयरन ज़्यादा है. ये सारी चीज़ें हम लोग ले रहे हैं, हम खा रहे हैं, इसको अलग अलग एंजाइम्स कन्वर्ट कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं. किस में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, एनर्जी के फॉर्म में ब्रेक डाउन कर रहे हैं. और ये एनर्जी कहाँ पे जाती है, अलग अलग मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के पास जाती है जो कि हमारे बॉडी के फंक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. ओके, देन नेक्स्ट फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बॉडी आर नेसेसरी. सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, जो ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी में, जो फूड से एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये ब्रेक डाउन होता है. ये कौन करता है, ये एंजाइम्स करते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स. द ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल्स. फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज द oxygen source from the outside. We are taking in oxygen, ठीक है. So the process of acquiring the oxygen from outside the body and use it in the process of the breakdown of the food sources for cellular needs, this is what we call as a respiration. अब respiration क्या होता है, what is the respiration? हम सबको पता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, मतलब we take in oxygen and we breathe out the carbon dioxide, right? We take in oxygen and we breathe out carbon dioxide. So what is this? This is in respiration. This is what we are learning from second to third standard. हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि breathe in and breathe out क्या होता है. This is called hand respiration. But ये जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, इन ऑक्सीजन का यूज़ क्या होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस में वो लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट किया जाता है स्टार्च में, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है. सेम वे हमारा जो ऑक्सीजन है ये भी एनर्जी में. सो what we have seen कि the जो ऑक्सीजन है that is required to break down the cellular needs, to break down the food into the form of energy. Actually तो enzymes काम करते हैं सारे. So in the case of single celled organism, no specific organs for taking in a food, exchange of the gases or the removal of waste material may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. What is given in this paragraph कि take an example of this amoeba, ठीक है. सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, सो डोंट गो विथ माई डायग्राम. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एन एमीबा. सिंगल सेल, आप लोग को पता है कि एमीबा जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ऑमलेट नहीं है. तो उसकी एंटायर बॉडी जो होती है, वो किसके कांटेक्ट में होती है, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती है. एमीबा की एंटायर बॉडी जो होती है वो एमीबा के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती है. तो
तो वो जब भी उसका जो पहली बात तो ये जो सिंगल सेल है तो इसके सारे फंक्शंस ये अकेले सेल करता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी एक्सक्रीशन का वेस्ट मटेरियल है, वो कहीं से भी बाहर निकल जाती है, कहीं से भी बाहर निकल जाती है। ओके, क्योंकि उसका पूरी बॉडी जो है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। बट what happen when multicellular organism जब बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं। ठीक है, टिश्यूज़ मिलके क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। जब एक ही सेल होता है सिंगल यूनिसेलुलर में, तो वही सेल सारा काम परफॉर्म करता है। बट व्हाट हैपन्स व्हेन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कम, द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसकी पूरी बॉडी जो है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में हो। उसका जो बाहर जो स्किन है, जो हमारे स्किन्स के सेल्स हैं, ठीक है, हमारे जो स्किन के सेल्स हैं वो तो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में हैं, लेकिन जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं, वो तो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। अब वो भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी एक्सक्रीटा निकाल रहे हैं, वो भी वेस्ट मटेरियल निकाल रहे हैं, तो वो वेस्ट मटेरियल कैसे बाहर निकलेगा? स्किन के तो जो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, गर्मी से कैसे भी करके हमारे पसीना निकल जाता है, बट जो बॉडी के अंदर के जो वेस्ट मटेरियल है वो कैसे निकलेगा? सो फॉर दैट वी नीड अ डाइजेशन, फॉर दैट वी नीड अ एक्सक्रीशन प्रोसेस, फॉर दैट वी नीड अ ऑर्गन, और इन्हीं सब चीज़ों के लिए हमको ऑर्गन की ज़रूरत होती है। सो इन multicellular organism, all the cells may not be in a direct contact with the surrounding, like a inner part, हमारे बॉडी के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो जो फंक्शंस करते हैं। दस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल। तो सिंपल डिफ्यूजन जो होता है, जो कि यूनिसेलुलर में फॉर्म किया जाता है, वो एक मल्टी सेलुलर में मतलब वर्क नहीं करेगा। सो वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट हैव स्पेशलाइज्ड इन फंक्शन दे परफॉर्म। हमने दिस वी हैव सीन वेरी क्लियरली कि जो ऑर्गन्स होते हैं उनके हर एक ऑर्गन के अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे लंग्स रेस्पिरेशन का काम करता है, फिर जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वो सब डाइजेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो हर एक ऑर्गन का काम अलग अलग है। वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ द स्पेशलाइज्ड टिश्यूज विद देयर ऑर्गेनाइजेशंस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वी हैव सीन दिस इन द 9th चैप्टर कि सेल्स का, टिश्यूज़ का, ये सब क्या होता है, अलग अलग टिश्यूज़ के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। सेल्स, मैंने आपको बार बार ये क्लियरली बता रही कि सेल्स टुगेदर फॉर्म होकर टिश्यूज़ बनते हैं, बट वो टिश्यूज़ वो ऑर्गन्स होते हैं, तो वो उनके स्पेशलाइज्ड काम हुआ जाता है। ठीक है, उनके हर एक टिश्यू के एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, काम है। हाउ एवर दिस पोजेज अ प्रॉब्लम सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नॉट टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब क्या है, अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि खाना तो हमने मुंह में डाला, ठीक है, हमने डायरेक्टली इंटेस्टाइन में तो डाला नहीं, हमने डाला माउथ में। ओके, हमने एक पार्ट में डाला, वाइल अदर पार्ट्स नीड दैम। जैसे कि एक पार्ट हमने मुंह में तो डाला, हमारे हाथ को भी एनर्जी चाहिए, हमारे लेग्स को भी एनर्जी चाहिए, हमारे आईज़ को भी चाहिए, हमारे ब्रेन को भी चाहिए, हर बॉडी पार्ट्स को एनर्जी चाहिए। बट खाया तो हमारे माउथ ने, तो ये सारी चीज़ों को, ये सारों को एनर्जी कैसे मिलेगा? सो वाइल ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड एनर्जी, दिस सिचुएशन creates a need for the transportation system. अब transportation, what is a transportation? वॉट इज़ ट्रांसपोर्टेशन? अभी मैंने बताया कि खाया तो हमारे माउथ ने, लेकिन एनर्जी सारे पार्ट्स को चाहिए, तो ये काम कौन करेगा? पहले तो ये फूड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी फॉर्म में, एंजाइम्स इसको ब्रेक करेगी, ये एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर ये एनर्जी जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। हर एक बॉडी में ट्रांसपोर्ट मतलब सेंड किया जाएगा, सिर्फ पेट ही लेके चुपचाप नहीं बैठा रहेगा, सबको वो क्या करेगा, सबको वो ट्रांसफ़र करेगा। हम एक्चुअली द मेन डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो माउथ से शुरू होता है पूरा, ओसोफेगस से लेके, स्टमक से लेके इंटेस्टाइन, जो मेन डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बट एवरीथिंग कम्स अंडर इन द डाइजेशन
process. So for carrying the food and oxygen from one place to another in the body, so transportation, हमने नाक से सांस ली या मुंह से सांस ली, कहीं से भी मतलब सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो है सिर्फ नाक में आके बंद तो नहीं हो जा रही है ना, हर जगह उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जहाँ जहाँ जिसको ज़रूरत है सबको दिया जा रहा है. सो ट्रांसपोर्टेशन मतलब सेंड करना. नेक्स्ट इज व्हेन द केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन. केमिकल रिएक्शन में कार्बन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है. दे क्रिएट अ बाय प्रोडक्ट दैट आर ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी. तो जब सारा प्रोसेस हो जाता है, कहीं पे भी हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं, हम जब खाना खाते हैं, कहीं पे भी जब ब्रेक डाउन होता है तो बहुत सारे वेस्ट मटीरियल निकलते हैं. जितना काम, जितनी ज़रूरत की चीज़ें होती है ना, हम सब्जी भी काटते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल हम सब्जी भी काटते हैं, ठीक है, तो जो ज़रूरत होती है हम वो रख लेते हैं. जो वेस्ट मटीरियल, वेस्ट मतलब जो छिलका होता है, हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते. फेंकना ज़रूरी होता है. सेम वे हमारी बॉडी में जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो तो हमारे एंजाइम्स एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको बॉडी को, जिसको जिस ऑर्गन्स को चाहिए होता है, ब्लड को चाहिए होता है, उनको सबको भेज देता है. अब जो वेस्ट मटीरियल है, वेस्ट मटीरियल भी तो निकलेगा, उसका क्या होगा. और ये बहुत हार्मफुल होते हैं. अगर ये हमारी बॉडी के अंदर रह गए, ये नहीं निकले, तो ये बहुत हार्मफुल होते हैं. यूज़फुल, एक तो ये यूज़लेस होते हैं, हमारे बॉडी को कोई काम, और हार्मफुल होते हैं. सो दिस वेस्ट बाय प्रोडक्ट आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्चार्ज आउटसाइड. ये वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है. डिस्कार्डेड आउटसाइड द प्रोसेस कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है एक्सक्रीशन. जो वेस्ट मटीरियल बाहर निकाला जाता है, बाहर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन. ओके, अगेन if the basic rules for the body design in multicellular organisms are followed, a specialized tissue for excretion will be developed. मैंने हर एक टिश्यू का अलग अलग फंक्शन है, तो ऑब्वियसली एक्सक्रीशन के लिए भी टिश्यू होगा. सो अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप, विच मीन्स दैट अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट अ वेस्ट मटेरियल. ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, वो इसमें भी काम आएगा. ऑब्वियसली जो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन से होके, लार्ज इंटेस्टाइन से होके एनस तक आने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि एक्सक्रीशन बाहर निकलेगा कैसे जब तक उसको खींच के लाया नहीं जाएगा. सो will need to transport of waste from the cells to this excretory tissue. Let us consider this various process so the essential to maintain life one by one. Now this we are going to see in detail. Nutrition हो गया, फिर everything we are going to see in detail. आज के लिए फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन, और इसके क्वेश्चन आंसर्स के मैं अलग वीडियो बनाऊंगी. उसमें मैं आप लोग को सारे इंटरनल क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन सबके वीडियो बना दूंगी. ओके, थैंक यू. प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक